नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर कमलेश शाह। कमलेश जी जो है वो एक्स बैंकर हैं और हमारे साथ कई बार आते हैं सेशंस में और हम इनके साथ चर्चा करते हैं बैंकिंग के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और भी कई विषय पर हम ग्लोबली इन पे बात करते हैं। तो स्वागत है कमलेश जी, वेलकम टू द थैंक यू प्रोग्राम। प्रिया जी। नमस्ते। तो पहले मार्केट देख लेते हैं रोज की तरह। आज जो है मार्केट हमने थोड़ा सा नीचे देखा है। सेंसेक्स इज 338 पॉइंट्स डाउन एट 84,218 और निफ्टी जो है 86 पॉइंट्स डाउन है 25,804। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स: हिंडाल्को, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारत इलेक्ट। Top losers at this hour: HUL, Cipla, Kotak Mahindra, Ultratech Cement and Max Healthcare। आज जो है हमने बाजार नीचे देखा है, लेकिन मेटल स्टॉक्स में हमने एक शार्प राइज देखा है। तो कमलेश जी आपसे पूछते हैं कि आज बाजार नीचे क्यों है। कल हमने देखा था बाजार काफी अच्छा कर रहा था, 700 पॉइंट्स ऊपर देखा था, लेकिन आज जो है गिरावट है। सो डू यू सी एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? प्रिया जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्ते। मार्केट जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, तो कल जैसे आपने कहा वैसे ही पिछले हफ्ते में भी मार्केट काफी अच्छा रहा था। और ये हम्म। स्वाभाविक रूप से ये मार्केट में होता है कि जब भी एक कंटिन्यूअस 2 3 4 दिन रैली होती है तो एक एक वर्ग मार्केट का, जो जिसे हम डे ट्रेडर कहे या डे Right. ट्रेडर कहे या जिसे अपन हम ये कहें कि शॉर्ट टर्म प्लेयर है, तो वैसा एक वर्ग है जो लोग क्या है, इंटरमिटेंटली प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो हम्म। इस प्रकार से मार्केट में ये 300 400 पॉइंट की गिरावट या 300 400 पॉइंट की बढ़त, मैं तो अभी प्रिया जी ये कहूंगा कि हम्म। सेंसेक्स का 1%, यानी अगर समझो आज अपना सेंसेक्स 85,000 है तो वन हम्म। परसेंट इज 850। तो मैं तो 800 पॉइंट की मूवमेंट को भी नॉर्मल मानूंगा, क्योंकि 1% ऑफ द मूवमेंट इन सेंसेक्स इज अ हम्म। नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न है। तो वो हम्म। चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। जी। और जिस प्रकार का माहौल पिछले एक साल से बना हुआ है, हम्म। स्पेशली आफ्टर टेक ओवर ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर हिज सेकेंड टर्म, तो जो एक हम्म। टर्मोइल क्रिएट हुआ है, अनिश्चितता क्रिएट हुई है, उसकी वजह से ये मार्केट में भी थोड़ी अस्थिरता है। लेकिन इससे भयभीत होने का या चिंतित होने का कोई कारण नहीं। जी सर, हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी कॉन्स्टेंटली 6-7% आ रहा है। तो ऐसे में वो वेयर डू यू सी द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अक्रॉस विच सेक्टर्स? प्रिया जी, आज अगर हम ये विषय पे बात कर रहे हैं हम्म। कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, जी। अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, जब हम ग्रो की हम्म। बात करेंगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या कोई एक हम्म। पर्टिकुलर सेक्टर, इसकी बात नहीं हम्म। करेंगे। इन टोटलिटी हम इसको पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रिया जी, एक पॉलिटिकली एंगल को न देखते हुए, लेकिन पिछले 10 11 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो एक एक बदलाव मैंने और मेरी तरह कई असंख्य स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये हम्म। देखा है कि एक वन पॉइंट एजेंडा गवर्नमेंट का जो रहा है ना, वो ये है कि किस तरह से हम्म। भारत को विकास की ओर ले जाए। और उसमें एक जी। सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली अगर आपको अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाना है, निवेश को हम्म। लाना है, अगर आप हम्म। चाहते हैं कि आपके कंट्री में निवेश आए, लोग पैसे लगाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया के जो हम बात कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट लगे, तो वो कब हो हम्म। पाएगा? मैं हम्म। समझता हूँ उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि अपने देश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो विदेश के बहुत सारे निवेशक जो है वो अपने यहाँ आने का पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स है ना, उनके पास तो क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया के अनेक कंट्री है, अनेक ऑप्शन उनके पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत है, एशियन कंट्री में भी कुछ 10 12 कंट्री है,
जहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, गल्फ रीजन है, अफ्रीकन रीजन है। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे हम्म पहले हमारे पास अच्छी सड़कें होनी चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, गुड रोडवे कनेक्टिविटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स है वो हम्म आज भी रेल और रोड के थ्रू है। तो ये पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको, उसके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए अच्छा मोड अगर हो तो एक तो अच्छे रोड होने चाहिए। दूसरी हम्म बात, रेल रेल का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क अच्छा बड़ा होना चाहिए, वो एक चीज है। साथ साथ रोड की कई जगह पे जब सीमाएं होती है कि उसके आगे कुछ रोड वाइंडिंग नहीं होते, तो हम एक्सप्रेस वे नए बनाते हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं। तो एक अच्छा रोड का नेटवर्क। नंबर टू मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है पावर सेक्टर। अगर हम हम्म किसी सर्विस इंडस्ट्रीज को कहते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर बैक ऑफिस पे काम करते हैं, और वो बैक ऑफिस के अंदर स्टाफ की स्ट्रेंथ 1000 से लेके 10,000 तक की होती है, तो व्हाट यू हम्म नीड बेसिकली इज द पावर। तो इन इनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आज भी हम्म दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के कुछ अनेक इलाका आज भी ऐसा है कि जहाँ हम्म पावर की शॉर्टेज होती है, बीच बीच में पावर नहीं मिलते। तो मोस्ट हम्म सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है वो पावर है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यू शुड हम्म हैव अ बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो एक जमाना था जब हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रखते थे, आज लैपटॉप और कंप्यूटर से काम करते हैं। तो सारे सिस्टम्स टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इजी एक्सेस टू वाईफाई, इजी एक्सेस टू नेटवर्क। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे जो आप टाउन कहिए या इलाका कहिए, तो वहाँ हम्म जैसे पावर की सप्लाई की इश्यू होती है, वहाँ नेटवर्क के भी इश्यू आ जाते हैं। तो बहुत बार हम्म नेटवर्क नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स ये भी तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है। और हम्म अगर मैं एक पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि गुड गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म गुड गवर्नेंस का मीनिंग मैं तो यही करता हूँ कि किसी भी निवेशक को अगर भारत में आना है, कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी आके कहती है कि हम भारत में एक प्लांट लगाएंगे और 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, तो जहां तक ये सारे गवर्नमेंट के प्रोसेस, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस, अप्रूवल, वो एक वन विंडो सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट हो, वो इजीली मिल जाना चाहिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी उस तरह की हो कि निवेशकों को कुछ बेनिफिट्स मिले, रियायतें मिले। तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आने की संभावना बढ़ती है, लोग हम्म आपके मार्केट में आने के लिए, पैसा डालने के लिए वो लोग उत्सुक रहेंगे। तो भारत का पिछले 10 बरस का जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ ना, तो मैं हम्म एक कह सकता हूँ कि भले ही वो 100% नहीं है, लेकिन हम्म आज भी पिछले 10 बरस में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत हम्म अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम्म और वो भी ऐसा नहीं कि देश के कोई एक पर्टिकुलर एरिया में। आप वेस्टर्न साइड महाराष्ट्र, गुजरात तो वैसे भी थोड़े पहले से डेवलप थे। साउथ में भी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे हब बने। तो आप साउथ के पांचों पांच स्टेट ले लीजिए, तो वहाँ भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ के अंदर नोएडा के अंदर भी एक बड़ा सेंटर उभरा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने तो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज जो कहते हैं सेवन सिस्टर्स, वहाँ के ऊपर भी उनके फोकस पे रहते। तो ये कहने का मेरा मतलब ये था कि द ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, कोई एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं हो रहा है। तो मेरे हम्म हिसाब से ये जो चार पांच चीजें हैं ना, ये पिछले 10 सालों में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। इसके लिए हम्म आज भी निवेश आ रहा है। प्रिया जी, मैं आपको एक जानकारी और आज देना चाहूंगा, हालांकि मेरे पास उसके एग्जैक्ट नंबर नहीं आए हैं, लेकिन ये जानकारी आई है कि इस वर्ष में, यानी 2025 में, अब हम अक्टूबर एंड में है, यानी करीबन 10 महीने हो चुके हैं ये साल के। इस साल में एफडीआई में बड़ी मात्रा में हमारे देश में निवेश आया है, एफडीआई में। तो हम्म ये चीज क्या होती है कि एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल
और दूसरा आपका गवर्नेंस मॉडल। तीसरा, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना होगा तो हम्म। एक अगर हम उसको बात करते हैं, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल फंड तो वो ला रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, ये सारा कॉम्बिनेशन जरूरत होता है। और हमारे देश में जब 145 करोड़ की जनसंख्या है तो हमारे यहाँ ह्यूज ह्यूज मैन पावर है। अब ये मैन पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, मैन पावर में हमारे पास प्योर लेबर कैटेगरी के भी लोग हैं, हम्म। स्किल्ड लेबर के लोग हैं, सेमी स्किल्ड के लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। तो भारत में विपुल प्रमाण में मैन पावर अवेलेबल है, ऑफ ऑल काइंड ऑफ मैन पावर, मैं तो ये कहूँगा। हम्म। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि भारत निवेश करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन ग्लोबल प्लेयरों के लिए है। और उसके लिए अमेरिका के फंड्स चाहिए, यूरोपियन फंड्स चाहिए, गल्फ रीजन के फंड्स चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो उनकी एक अपनी प्राइवेसी भी होती है, लेकिन बड़े बड़े गल्फ रीजन के भी फंड, यूरोप के फंड भारत में आए हैं, निवेश कर रहे हैं। तो भारत हम्म। में ये जो बदलाव आया है, तो मैं कहूँगा ग्रोथ की स्टोरी ये अब शुरू हुई है। और मेरा अपना ये मानना है हम्म। कि आने वाले अगले 10 साल भी है ना, ये मोमेंटम बना रहेगा। जी। सर, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया जो है इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। तो हाउ इज दैट इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड? या जी डेफिनेटली दैट विल इन्फ्लुएंस। वो क्या होता है कि एज यू सेड करेक्टली, 145 करोड़ पीपल जनसंख्या जिस कंट्री में हो, तो इससे बड़ी, इतनी बड़ी मार्केट अपने को छोड़ के सिर्फ चाइना है। तो हम्म। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब आपका कंजम्पशन उसका यहाँ बढ़ेगा, आपका जो, अगर आप मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन के लिए आपको मार्केट मिल रही है। तो एफडीआई भी जो यहाँ आ रही है, एमएनसीज में भी, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर में जो आज भी कुछ कंपनियां हैं, तो हम देखते हैं पिछले 50 50 60 वर्षों से बड़ी मात्रा में उनका विकास हुआ है। तो भारत में एफडीआई निवेश आकर्षित, या मैं ये कहूँ कि ग्लोबल प्लेयर क्यों यहाँ ये कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित हुए हैं, तो उसका एक मात्र इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है लोकल की भी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और एफडीआई का दूसरा ये है कि पहले एक समय था, विनय जी, मैं आपको अगर 1995 से समवेयर बिटवीन 2005, 10 साल का, क्योंकि मैं एक ये इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, तो हम्म। मैंने देखा है कि उस समय में भारत में एफडीआई और पीएमएस दो रूट थे, लेकिन एफडीआई का इनफ्लो है ना, वो प्रमाण में कम था। और अगर मैं उसकी तुलना चाइना के साथ करूं, तो चाइना में बड़ी मात्रा में एफडीआई तभी आ रहा था। अगर मैं नंबर पे बात करूं ना, तो मान लीजिए अपने देश में 3 या 4 बिलियन डॉलर का एफडीआई आता होगा, तो उस समय पे भी हम्म। चाइना में 25 से 30 बिलियन डॉलर का एफडीआई आ रहा था। अब उसमें उसमें एक कारण ये भी लोग कहते थे कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिस्ट हम्म। कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के डिसीजंस में कोई बाकी रुकावटें आती नहीं है, यानी एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। तो गवर्नमेंट जो कहे वो फाइनल होता है, उनका प्रोजेक्ट के लिए कोई बाकी इश्यूज नहीं होते। हमारा हम्म। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ अनेक प्रकार के राजनीतिक दल है, अनेक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग हैं, और वो लोग फिर वो प्रोजेक्ट का विरोध कर सकते हैं, विरोध होता है। हमने बंगाल में सिंगूर का प्रोजेक्ट का देखा था, टाटा का जो नैनो का था, उसका विरोध हम्म। हमने देखा था। महाराष्ट्र हम्म। में एनरॉन का जो प्रोजेक्ट था वो हमने देखा था। फिर क्या होता है, वो राजनीतिक विरोध, उसके आंदोलनों, उसके बाद मैटर को कोर्ट में जाना। तो फॉरेन के निवेशक ये सब चीजों में नहीं गिरेंगे ना, कि जिस कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी रुकावटें, बाधा है। तो उस समय में हम्म। चाइना में उसका प्रमाण ज्यादा था। लेकिन आज ये मैं जो कह रहा हूँ कि नई सरकार, ये बिजनेस फ्रेंडली सरकार, जो चाहते हैं कि भारत का सही मायने में विकास हो, इंडिया 6.5 के ग्रोथ रेट से इकोनॉमी हर साल ग्रो करे, इंडस्ट्रीज ग्रो करे, विदेश का निवेश यहाँ के मेक इन इंडिया करे, उस प्रकार का एनवायरनमेंट देना,
ये सारी चीजें अब जो काम कर रही है ना, इसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि एफडीआई का फ्लो चालू रहेगा, पीएमएस का भी चालू रहेगा। कल जब हम डिबेट कर रहे हैं तो वापस मैं ये एक पॉइंट फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम्म। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर टू डिफरेंट थिंग। अमेरिकन निवेशकों को मालूम है कि इंडिया में अगर दे पुट बिलियंस ऑफ डॉलर तो दे कैन अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर। तो दुनिया हम्म। के हर एक देश ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अब इंडिया में देख रहा है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि आने वाले 10 साल, मैं ये कहूंगा कि दुनिया की बाकी देशों की इकोनॉमी की तुलना में भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ये एक हम्म। नंबर है, लेकिन अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। और वो सारे चीजों फैक्टर्स को देखते हैं, भारत का जिस प्रकार से एफडीआई का फिर पीएमएस का जो फ्लो है ना, मैं मानता हूँ वो कंटिन्यू रहेगा। हम्म। जी। सर, एक और सवाल है कि गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो है, जैसे कि जीएसटी है, पीएलआई स्कीम्स है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो व्हाट रोल डू दीज रिफॉर्म्स प्ले इन बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस? I would say it's a very positive steps taken by the government of India. एंड हम्म। मैंने अभी जो कहा कि क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए अगर हम्म। आप ये चाहते हो कि विदेश से इंस्टीट्यूशंस यहाँ आके निवेश करें, हम्म। मल्टीनेशनल जायंट कंपनी अपना प्लांट्स प्रोजेक्ट्स इंडिया में लगाए, जैसे हम हम्म। टेस्ला की बात कर रहे हैं, आईफोन की हम बात कर रहे हैं, एप्पल्स हम्म। के, तो वो कब यहाँ यहाँ पे आएंगे? क्यों मैंने जो इनिशियली जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज क्या है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगी तो भैया जी मुझे आप बताइए ना, कौन यहाँ बिजनेस करने आएगा, कौन यहाँ हम्म। प्लांट लगाएगा? अगर उनको मुनाफा अपने कंट्री में ले जाना है तो आफ्टर अप्लाइंग द नेसेसरी रीजनेबल रेट ऑफ टैक्सेशन, तो ही हम्म। उनके हाथ में कुछ बचेगा। और जैसा मैंने कहा, रेड टेपिज्म जैसा ना हो, एक्सेस टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इजी हो, सिंपल हो। अपने यहाँ जुडिशियरी सिस्टम बहुत अच्छी काम कर रही है, कभी कोई इश्यू हुआ है तो दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट। तो इस प्रकार की स्थिति से है ना प्रिया जी, भारत सरकार ने, अब जो अभी देखिए सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हमने देखा, और ये डेटा आ गए अब तो, कि जैसे ही ये जीएसटी के रेट कम किए तो किस प्रकार से कंजम्पशन पिछले 15-20 दिन में बढ़ा है। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, मैंने कल डेटा आपका कार का किया, आप टू व्हीलर जी। ले लीजिए, ज्वेलरीज ले लीजिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ड्रेसेस कपड़ा से ले लीजिए, या आपके जीवन हम्म। आवश्यक की कुछ चीजें, कुछ अभी देखिए मैंने ये सुना है कि बहुत सारी दवाइयाँ भी जो है तो वो हम्म। उसके स्लैब भी काफी नीचे हुए हैं। तो लोगों के अभी मेडिसिन का कैसा हो रहा है कि इफ यू आर, फॉर एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ कि इफ यू आर अ हम्म। कार्डियक पेशेंट और इफ यू आर अ बीपी पेशेंट या इफ यू आर अ शुगर पेशेंट, तो आपको जो दैनंदिन रोज जी आप जिंदा हो तब तक दवाइयाँ लेनी है। तो आज इनके भी मेडिकल कॉस्ट में 5% 7% कॉस्ट कम होती है, तो दैट गिव्स द एडिशनल कैश फ्लो इन देयर हैंड विच दे कैन स्पेंड। तो भारत सरकार का ये जो आपने बताया ना, ये सारी पॉलिसीज जो है उससे कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई, स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ा। हमने बिक्री के कल फिगर बताए, 6 लाख करोड़ के फिगर आए हैं ये हम्म। फेस्टिवल टाइम के अंदर, ये देश के अंदर। मैं मानता हूँ कि भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जब कोई हम्म। रिफॉर्म हुआ होगा तो इतने बड़े मात्रा में मैंने बदलाव देखे नहीं है। एंड हम्म। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सरकार की भी बहुत सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका है। और हम्म। आप अगर मैं आपसे अगर रियल एस्टेट की बात करूं, तो जब मैं फिगर्स देखता हूँ ना, मुंबई की मैं बात कर लूँ कि मुंबई में जिस तरह से रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है, वो कहाँ से मालूम हम्म। पड़ता है? जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो, उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, आप आज महाराष्ट्र सरकार को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज आर कमिंग बाय वे ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टैम्प हम्म। ड्यूटी। तो दैट मीन्स लोगों के पास एक परचेसिंग पावर है, लिक्विडिटी थोड़ी उनके पास है, ठीक है, लोन्स भी होते हैं। लेकिन आज जो माहौल में है ना अपने देश में, ये बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ हम्म। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है,
हमारा एक्सपोर्ट भी कई कंट्री में बढ़ा हुआ है, और इसी वजह से हम अपना जीडीपी का टारगेट आज भी 6.5% के ऊपर चल रहे हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन। इंडिया का जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डू यू थिंक दैट इट विल अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर्स? यस, यस, क्या होता है कि देखिए, दुनिया के हर देशों में हर सरकार का ये एक प्रयास रहता है। मैं आपको एकदम जनरल टर्म में ये बात करूँ तो, कि उनके जो ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे हम कहते हैं, बैलेंस ऑफ हम्म। ट्रेड क्या होता है कि वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव का हम्म। मतलब ये होता है कि आपके देश का इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट। हम्म। लेमन की लैंग्वेज में अगर मैं दर्शकों के लिए समझाने की कोशिश करूं, तो आप 100 रुपये का माल इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट आपका सिर्फ 50 रुपया का हो रहा है, तो हम नेगेटिव में चल रहे हैं 50 रुपए से। तो हर देश की ये सरकारों की कोशिश होती है कि उनका अपना एक्सपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट के ऊपर कुछ मात्रा में आप कम कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के हर देश के लिए ये चीज है ना, कि हर देश में हर चीज तो मिलती नहीं है, बनती नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के लिए हर एक देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम हम्म। टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितनी भी जायंट टेक्नोलॉजी कंपनी है वो यूएस की है। ऑयल की हम्म। बात करें, तो ऑयल के लिए जैसे हम आज रसिया से खरीद रहे हैं, हम्म। गल्फ रीजन से खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ऑयल नहीं बनता है इतना। तो इस प्रकार से हर सरकार का यह प्रयास होता है कि हम्म। अपने देश में प्रोडक्शंस बने। अच्छा, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, उसमें भी कैसा हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करें, सरकार की पॉलिसी उनको बेनिफिशियल हो, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपने देखा होगा, आपने भी शायद ये सुना होगा, एप्पल अगर आईफोन अमेरिका में बनाता है, तो वहाँ की उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वो जो इंडिया में बनाता है, उसमें वास्ट डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली द लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, ओवरहेड्स बाकी है, वो काफी कम है। तो ग्लोबल जो प्लेयर्स है, इसमें मैं एमएनसी कंपनी की कह दूं, तो दे वुड ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू द इंडिया। और दूसरा, हमारे लोकल डोमेस्टिक कंपनी भी जो है, तो डोमेस्टिक कंपनी को भी ये देखना होगा कि हम अपने जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, उसमें से क्या चीज ऐसी है जो भारत में हम बन सकते हैं। जैसा भी एक एग्जांपल दिया है सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर चिप्स के, तो वो चीज भारत में बनने के लिए चालू हो जाएगी। डिफेंस के मामले में आप देखें, तो एक जमाने में 80-90 हजार करोड़ का हम लोग डिफेंस के वेपन्स इंपोर्ट करते थे। डिफेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो अब देश में बनने चालू हो गए। हम्म। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के जो एक हमारा गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री की सोच है ना, वो इसलिए ही है कि भारत जो जो चीजों के लिए अपने देश में थोड़ा रिसर्च करके, या अपने सरकार की ओर से निवेश किया जाए, सरकार एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, तो उससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। और लोकल मार्केट के लिए भी हर चीज, अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से आपकी कॉस्ट वहां नीचे कम होगी, क्योंकि इंपोर्ट जब करेंगे तो उनका प्रॉफिट और ड्यूटी दोनों लग जाती है। कोई एक चीज इंपोर्टेड 100 रुपए की मिलती होगी, भारत में ही बनती है, भारत के सपोर्ट से बनती है, तो वो चीज आपको यहाँ 80 रुपये में मिल सकती है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कदम गवर्नमेंट उठा रही है, वो सराहनीय है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसके लिए आएंगे ही आएंगे। अपने लोकल इंडस्ट्रीज को भी बहुत एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि उनको फिर अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी मिल जाती है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होता है, तो भी उनके प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर, सर्वाइवल से लेकर, वो कंपनी दे कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म, इतना मैं कह सकता हूँ। जी। सर और कुछ आप बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में, क्लोजिंग आ, का? जी भैया जी, देखिए, एक खाली बात करनी थी मुझे कि जब हम्म। कल भी डिस्कशन में था, भारत सरकार ने भी जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है, वो अब ऐसा कहते हैं बहुत नजदीक है सेटलमेंट के लिए। लेकिन क्या हम्म। हुआ है कि अमेरिका ने जो दो रशियन कंपनी, आप भी जानते होंगे, रोसनेफ्ट और लू ऑयल कंपनी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए,
और दुनिया के सारे देशों को उन्होंने अपील की है कि आप वहां से खरीदना बंद करें। और जहां तक भारत का सवाल है, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगरी रिफाइनरी के लिए वहां से जो ऑयल खरीद रही थी, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वहां से परचेस करने के लिए बंद करेंगे या कम कर देंगे। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसमें भी वही चीज हो रहा है, वो लोग रिव्यू कर रहे हैं एग्रीमेंट वगैरह। तो ऐसा लग रहा है चाइना ने भी ये डिसीजन लिया है कि शायद वो रशिया से इंपोर्ट बंद करे या कम करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स जिस जिस प्रकार से सैंक्शन के साथ निगोशिएट कर रही है, भारत सरकार जहां जहां संभव है उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। हालांकि कल जो हमने कहा था, भारत दुनिया के 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। जी। तो एक एक हाँ, तो एक मात्र किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा, वो भारत की पॉलिसी रही है। अब हम्म। ये सैंक्शंस के लिए निगोशिएशंस करके मुझे लगता है कि भारत सरकार ऐसी भूमिका में आना चाहती है कि विन विन सिचुएशन हो। यूनाइटेड स्टेट्स के भी अपनी कुछ मांगे है, वो फुलफिल हो, हमारी भी अपनी कुछ कंडीशन है वो फुलफिल हो। वो सारी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि लेटेस्ट मैं ये कहूंगा, ये ईयर एंड तक अपना हम्म। एग्रीमेंट होना चाहिए। और जनवरी 2026 कैलेंडर न्यू ईयर से मुझे लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगेन विल हम्म। स्टार्ट टू हम्म। फ्लरिश एंड ग्रो। एंड दुनिया के बाकी सारे जो टेंशन है ना, मुझे लगता है वो अब बहुत नजदीक है कि हम वो खत्म हो जाए। पर सर, जिस तरह से ट्रम्प चेंज हो रहे हैं अपने स्टेटमेंट से, क्या आपको लगता है कि सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट पे वो डटे रहेंगे? प्रिया जी, ये इट्स मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपका बात सही है। पिछले 6 महीने में जैसे जितने उन्होंने यूटर्न लिए है, तो उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है ना, कि आखिर तो उनको भी अमेरिका के इंटरेस्ट को देखना है। और कल हमने जो डिस्कस किया वही है कि जब दिसंबर तक उनको भी समझेगा कि अमेरिका को कितना लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम्म। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा कि जहाँ बिजनेस के लिए बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है, इन स्पाइट ऑफ डेली चेंजिंग देयर स्टैंड, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं, फिर भी अमेरिका अपने खुद के इंटरेस्ट को भी देखते हुए ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो है ना, दिसंबर एंड तक ये इश्यू खत्म होना चाहिए, टैरिफ का। सो वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, वेट एंड वॉच एब्सोल्युटली। सिचुएशन है। जी सर, जी। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। आपसे फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक नमस्ते। यू। थैंक यू, धन्यवाद।